दोस्तों, जब एक 14 साल की लड़की सोफी अपने घर आती है तो एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम कौन हो। यह सिर्फ एक सीधा साधा सवाल नहीं होता, यह सोफी को हिला के रख देता है और वह कई दिनों तक इसी सवाल में उलझी रहती है कि तुम कौन हो। अभी वो इसी खत में उलझी हुई थी कि एक दूसरा खत उसे मिलता है जिसमें एक दूसरा सवाल होता है कि ये दुनिया कहाँ से आई है। वेयर डज दिस वर्ल्ड कम फ्रॉम। ये सब सोफी को उलझा देता है और वह सोचती है कि ये सब खत उसे कौन भेज रहा है, वो क्यों उसे ऐसे गहरे सवालों में उलझाना चाहता है। दोस्तों, ये प्लॉट है एक ऐसी किताब का जो फिलोसफी के वर्ल्ड में एक बहुत अहम स्थान रखती है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग जब भी फिलोसफी को समझने की कोशिश करते हैं तो वह शुरुआत इसी किताब से करते हैं। इस किताब का नाम है द सोफीज वर्ल्ड। मेरे से जब भी लोग पूछते हैं कि फिलोसफी को पढ़ना कहां से शुरू करें तो मैं सजेस्ट करता हूं द सोफीज वर्ल्ड। दोस्तों, यह एक यूनिक किताब है। यह एक नोवेल है जिसमें उसके राइटर ऑस्टिन गार्डर सोफी और उसके टीचर के जरिए हमें फिलोसफी के बहुत डीप कंसेप्ट्स को बड़े इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। ये किताब इतना लाइफ चेंजिंग है कि अगर आप इसे एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका इसे छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। और आज के डिस्कशन में हम सोफीज वर्ल्ड को थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आएगा और आप यह बुक पढ़ेंगे, क्योंकि यही वह बुक है जो हकीकत के पीछे छुपे हुए राजों से भी पर्दा उठा दें। तो पहली मिस्ट्री मैं आप लोगों के लिए सोल्व करता हूं कि सोफी को जो यह खत भेज रहा था वह था उसका टीचर। उसका नाम था एल्बर्टो नोक्स। वो एक ऐसे टीचर थे जो सोफी की मदद कर रहे थे हकीकत की खोज में। देखिए, एल्बर्टो जिस ऑर्डर में सोफी को लेके चलेंगे फिलोसफी को सिखाते हुए, आपको भी फिलोसफी सीखने की शुरुआत उसी ऑर्डर में करनी है। तो कहानी का आगाज होता है अर्लियर ग्रीक फिलोसफर से, जिन्हें नेचुरल फिलोसफर भी कहा। ये फिलोसफर्स नेचुरल वर्ल्ड और उसमें होने वाले प्रोसेस को समझने की कोशिशों में लगे हुए थे। वो ये जानना चाहते थे कि नेचर और कुदरत काम कैसे करती है, किस तरह पानी के अंदर मछलियां सांस लेती, किस तरह दिखने में बेजान जमीन से इतने बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं, ऐसे फल फ्रूट कैसे आ जाते हैं। इन्हीं फिलोसफर्स ने सबसे पहले फिलोसफी को रिलीजन से अलग किया। इनफैक्ट नेचुरल फिलोसफर वो पहले लोग थे जिन्होंने साइंटिफिक रीजनिंग की तरफ फर्स्ट स्टेप लिया। इनमें सबसे ज्यादा जिनके बारे में हम जानते हैं उनका नाम था थेल्स। इनका मानना था कि दुनिया में हर चीज का सोर्स पानी है और हर चीज पानी से ही वजूद में आती है और पानी में ही खाक हो जाती है। उसके बाद एक फिलोसफर थे एनेक्सिमेंडर, जिनका मानना था कि हमारी दुनिया बहुत सारी दुनियाओं में से एक है और अंत में ये सारे वर्ल्ड एक जगह डिसोल्व हो जाते हैं, जिसे उसने बाउंडलेस कहा। बाउंडलेस क्या है इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन अनुमान ये किया जाता है कि एनेक्सिमेंडर जब बाउंडलेस का जिक्र करता है तो वह ऐसी दुनिया का जिक्र करता है, तो वह ऐसे सब्सटेंस का जिक्र करता है जो सारी दुनिया से अलग हो। क्योंकि उनका कहना था कि दुनिया की सारी चीजें, सारी क्रिएशन लिमिटेड है और जो चीज इसके बियॉन्ड हो, इस लिमिटेड क्रिएशन के, वो चीज बाउंडलेस होगी। अगर हम आज के दौर में मोटा मोटी समझने की कोशिश करें तो कॉन्शियसनेस को बाउंडलेस कहा गया है। और तीसरा नेचुरल फिलोसफर था एनेक्सिमीनीज। उसका मानना था कि दुनिया में हर चीज की सोर्स एयर होती है, हवा होती है। जो ये नेचुरल फिलोसफर थे, एक बात पर इनकी सहमति थी कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसा बेसिक सब्सटेंस है जो हर चीज की क्रिएशन की वजह बनता है। तो फिर सवाल उठता है कि कोई एक सब्सटेंस ऐसा कैसे हो सकता है कि वह हर तरह की चीजों के बनने की वजह बन जाए। इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चेंज। और इसी सवाल के ऊपर बहुत सारे फिलोसफर ने काम करने की शुरुआत की, जिन फिलोसफर को इलियट्स कहा जाता है। जिनमें से सबसे प्रोमिनेंट फिलोसफर थे परमेनिडीज, जिनका कहना था कि इस दुनिया में जो भी चीज मौजूद है वो हमेशा से मौजूद है। परमेनिडीज का कहना था कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्टेड ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड नथिंग दैट एग्जिस्ट कैन बिकम नथिंग। लेकिन परमेनिडीज के बारे में जो सबसे कमाल बात है कि उन्होंने कहा था आई विल बिलीव इट एंड आई सी इट। इनका कहना था कि हमारी जो सेंसेस है वो हमें दुनिया की एक फॉल्स पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। यह अपनी सेंस पर भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि कभी कभी हमारी रियलिटी, हमारी वास्तविकता, हमारी पावर ऑफ रीजनिंग से अलाइन नहीं होती। तो ये कहते थे कि एक फिलोसफर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है
कि वो हर परसेप्चुअल इल्यूजन को एक्सपोज करके रख दें और यही चीज आगे चलकर फिलोसफी के बेसिक थॉट्स बने, एक फिलोसफी की बुनियाद बने। रैशनलिस्ट ऐसे फिलोसफर होते हैं जो सबसे ज्यादा वैल्यू रीजन को देते हैं, जिसके लिए इंसान की फैकल्टी ऑफ रीजन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज इन द होल वर्ल्ड। और परमेनिडीज के बाद जो आखिरी नेचुरल फिलोसफर थे, नाम था हेराक्लाइटिस। उनका कहना था कि नेचर नाम ही चेंज का है। इस दुनिया में हर चीज हर वक्त फ्लक्स में है, हर चीज हर पल चेंज हो रही है। वो कहते थे कि किसी भी एक चीज को हम दो बार एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हेराक्लाइटस ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही। उसका कहना था कि ये दुनिया ऑपोजिट से मिलकर बनती, मतलब यदि मैं बीमार ना हूं तो मुझे सेहत का कंसेप्ट समझ ही नहीं आएगा, और अगर रात ना हो तो दिन का कोई वजूद नहीं होगा, अगर वार नहीं है तो सुकून शांति का भी कोई मीनिंग नहीं होगा। गॉड के बारे में उनका कहना था कि गॉड इज डे एंड नाइट, गॉड इज विंटर एंड समर, गॉड इज वॉर एंड पीस। उसके लिए गॉड एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को अपने अंदर समाये हुए है। गॉड नेचर है, कुदरत है जो हर वक्त चेंज हो रही है। इनफैक्ट उसने गॉड वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसने एक ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल किया जिसे कहा जाता है लोगोस। उसका यह मानना था कि इस कायनात में कोई ना कोई एक यूनिवर्सल रीजन है जो पूरी मानवता को, पूरी कायनात को गाइड करता है। और नेचुरल फिलोसफर के बाद आती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर ऑफ ऑल टाइम्स। ये ग्रीक फिलोसफी के शिखर पर है। कौन नहीं जानता सुकरात को। सोक्रेटिस के फिलोसफी की एक लाइन पूरी फिलोसफी पर हैवी है, आज तक जिसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया, और वो है एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट ए लाइफ लिविंग वर्दी। इसका मतलब है कि वह जिंदगी जिसमें कोई जद्दोजहद नहीं है, जिसमें कोई मेहनत नहीं है, अपने आप पर जिसमें काम न किया गया हो, ऐसी जिंदगी जिसको रिफ्लेक्ट न किया गया हो, जिसकी जिंदगी के मकसद को तलाश करने के लिए कोई बेचैनी ना हो, ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं। और जब यह एफोरिज्म सूफी सुनती है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। तो उसके मन में सवाल आते हैं कि उसकी जिंदगी तो सिर्फ एक रूटीन के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और ये थॉट उसको हिला के रख देता है, उसको झंझोड़ देता है। और वो अपने आप से एक वादा करते हैं कि वह अपने आप से एक वादा करती है कि वह इस जिंदगी की हकीकत जानकर रहेगी। सोक्रेटिस से एक बात और सीखने वाली है जो हम सभी को सीखनी चाहिए, द पावर ऑफ क्वेश्चंस। सोक्रेटिस हमेशा कहते थे कि आई नो दैट आई नो नथिंग। उनके पास हर सवाल का जवाब तो नहीं होता था, लेकिन जिंदगी के हर पहलू को लेकर बहुत सारे सवाल हमेशा उनके पास होते थे, और उन्हीं सवालों से समझते थे वो जिंदगी की रियलिटी को। सोक्रेटिस ने अपने लाइफ टाइम में ना ही कोई किताब लिखी और ना ही कभी अपनी टीचिंग को डॉक्यूमेंटेड किया। हमें तो थैंकफुल होना चाहिए उनके डिसाइपल प्लेटो का, जिन्होंने अपनी किताबों में, अपने फिलोसफी में, अपने गुरु, अपने टीचर सोक्रेटिस के बहुत सारे फिलोसफी लोडेड कंसेप्ट्स को बड़े आसानी से हमारे सामने रख दिया। और सोफी सोक्रेटिस के बाद अब प्लेटो को समझना शुरू करती है और समझने की कोशिश करती है प्लेटो के सबसे बड़े आइडियाज को, जो है द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जिसके अनुसार ये दुनिया दो भागों में डिवाइडेड है। एक तो है द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस और एक है द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस ऐसा वर्ल्ड है जिसमें हम लोग रहते हैं, हम लोग सभी चीजें देखते हैं, और द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स एक ऐसा आइडियल वर्ल्ड है जो एटर्नल है, जो एग्जिस्ट करता है और जो कभी चेंज नहीं होता। और उसका कहना था कि जो आइडियल फॉर्म्स के बारे में जो कंसेप्ट हमारे मन में होते हैं वो पहले से ही होते हैं। वो कहते थे कि यह पैदाइशी होते हैं और हम इस समझ के साथ पैदा होते हैं, चाहे हम उनसे अवेयर हो या ना हो। उसकी फिलोसफी की एक और फाउंडेशन थी, उसका कहना था कि हमारी सोल हमारे पैदा होने से पहले ही पैदा हो जाती है, जो रहती है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में, जिनको सभी आइडियल फॉर्म्स के बारे में पहले से ही पता होता है। और जैसे ही ये सोल हमारी बॉडी में आती है, हम कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करते हैं इस सोल को अपनी सेंसेस से, तो यह वह सारी फॉर्म भूल जाती है और हमारे अंदर रह जाती है उन परफेक्ट फॉर्म्स की एक धुंधली सी तस्वीर।